हम देखेंगे भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य एवं विशेष क्षेत्र। परिभाषाओं में सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है रिचर्ड हार्टसॉन की। भूगोल में पृथ्वी की सतह के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध क्रमबद्ध तार्किक वर्णन व व्याख्या ही भूगोल है। ये परिभाषा उन्होंने अपनी पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी में दी, जो 1959 में आई थी। इससे पहले 1939 में भी इनकी पुस्तक आई थी, उसी का संशोधित रूप ये पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी है। उसके बाद भौगोलिक विश्व कोश के अनुसार भूगोल पृथ्वी तल व मानव के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन है। कांट कहता है कि मानव का घर है। कांट क्या कहता है? मानव का घर है। रिटर कहता है मानव का निवास गृह है। मतलब जो पुराना घर हो जाता है तो उसमें कांटे वगैरह उग जाते हैं तो हम कहते हैं कहाँ पुराना घर, और निवास घर है जो साफ सुथरा होता है वो रिटर का है। तो इसका मतलब कांट भूगोल वे विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। उसके बाद वुल्डरीज ईस्ट भूगोल में पृथ्वी या भूक्षेत्र और मानव का अध्ययन किया जाता है। वुल्डरीज और ईस्ट क्या कहते हैं? भूगोल या भूक्षेत्र और मानव का अध्ययन करते हैं। उसके बाद रिटर कहता है भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास गृह है। उसके बाद हेटनर की परिभाषा इम्पोर्टेंट है। भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं या भिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। अगर शब्द आ जाए भिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में, तो हेटनर ने दी ये परिभाषा। टोल्मी कहता है कि भूगोल वे विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण कला के क्षेत्र में कार्य करता है। मानचित्र निर्माण कला के क्षेत्र में कार्य करता है। बेरोज ये मानव पारिस्थितिकी बताता है। ये कहता है भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। उसके बाद पीटर हेगेट संश्लेषण कर लेता है। ये कहता है भूगोल एक संश्लेषण विज्ञान है, पीटर हेगेट। उसके बाद ल्यूकरमैन कहता है भूगोल के अध्ययन की मूल विषय वस्तु स्थान है। ल्यूकरमैन, लुको मत घुसो मत, मतलब आप छुपो मत, विषय वस्तु मूल स्थान है, इसका स्थान ही भूगोल है, यानी मूल विषय वस्तु ही स्थान है। इसके बाद हम्बोल्ट कहता है, हम्बोल्ट आपको पता है घूमने वाला आदमी था, तो ये कहता है प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विषय हैं जो प्रकृति के सभी कारकों के से संबंध, मतलब आपस में उनका क्या संबंध है सभी कारकों का, और उनका अस्तित्व कैसा है, मतलब से अस्तित्व की व्याख्या करता है। ये देख कर आया था घूमा के, तो ये कहता है कि प्रकृति के सभी कारकों के से संबंध और से अस्तित्व की व्याख्या ही भूगोल है। इसके बाद एडवर्ड उलमैन ये कहता है कि भाई स्थानिक अंत्यक्रियाओं का अध्ययन ही भूगोल है। इसके बाद भूगोल के विशेष क्षेत्र में आपको पता है दो ही चीज़ें आपने को ध्यान रखनी है। भौतिक भूगोल में कौन से आते हैं, मानव भूगोल में कौन से आते हैं। भौतिक भूगोल में जो प्राकृतिक रूप से पहले से ही विद्यमान है वो भौतिक भूगोल में, और मानव जिस क्षेत्र में इंटरफेयर करता है वो मानव भूगोल में चला जाता है। एक आपको यहाँ पर कार्टोग्राफी का ध्यान रखना है, ये भौतिक भूगोल में ही आता है, फिर भी देख लेना कहीं ऑप्शन आए तो। उसके बाद आता है मात्रात्मक क्रांति। इसका जनक है बर्टन, और ये 1949 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में जीके जिप द्वारा कोटि आकार नियम दिया गया था। ये सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। उसके बाद मात्रात्मक क्रांति का विकास 1960 के दशक में, ये दशक ध्यान रखना आपको, दशक में हुआ, और मात्रात्मक क्रांति से भूगोल में सांख्यिकी विधियों का प्रचलन बढ़ गया तथा मानव के व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान कम दिया जाने लगा। इसी का आगे जाके विरोध होगा। मात्रात्मक क्रांति का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। प्रथम अवस्था 1950 से 1958। इस समय समांतर माध्यिका बहुलक मानक विश्लेषण पद्धतियों का प्रयोग हुआ। इसमें भूवैज्ञानिक थे B.J. एल्बेरी, एकरमैन, हार्वे, एल्सिकिंग। द्वितीय अवस्था 1958 से 1968 कार्ल पियर्सन संबंध प्रतिगमन और पद्धतियों का विकास हुआ। तृतीय अवस्था 1968 से 1978, इसमें हुआ निकटतम पड़ोसी विश्लेषण प्रतिमानों यानी मॉडल्स का विकास हुआ, और इसमें भूवैज्ञानिक थे चोरलेव, हेगेट और स्कॉट। चोरलेव, हेगेट की आपको पता शामिल में जो भी पुस्तकें थी उनमें बीच में मॉडल्स शब्द आ रहा था। उसके बाद चतुर्थ अवस्था
ये 1978 से वर्तमान तक चल रही। इसमें क्या है, जितने भी नवीनतम है, जो सुदूर संवेदन है, इसमें GIS GPS वगैरह है, और वायव्य फोटोग्राफी, ये भूगोल मात्रात्मक क्रांति के मतलब चतुर्थ अवस्था के विकास है। उसके बाद 1970 तक मात्रात्मक क्रांति की विधियों का सर्वाधिक प्रभाव USA के विस्कॉन्सिन, आयोवा और स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय तथा ब्रिटेन देशों में रहा। उसके बाद मात्रात्मक क्रांति के हानि या दोष क्या कहते थे, मानवीय पहलुओं को अनदेखी की गई, अनुभवी विचारों का प्रभाव घटने लगा, नैतिक मूल्यों का प्रभाव कम होने लगा, मापन भी संभव नहीं था। उसके बाद मानव को निष्क्रिय कारक के रूप में बना दिया। डडले स्टाम्प कहता है, इसका विशेष ध्यान रखना। डडले स्टाम्प ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक था, भूगोलवेत्ता था। ये इसको मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध का करार देता है, और जो कहता है ये कंप्यूटर जो आप काम में ले रहे हो ना, ये कंप्यूटर सुनहरा बछड़ा है, मतलब सोने के बछड़े है केवल। इसके बाद सभी देशों में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध होना संभव नहीं है, जिससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मतलब जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके, ऐसे वास्तविक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं, इसलिए मात्रात्मक क्रांति की हानि। उसके बाद मात्रात्मक क्रांति के विरोध में ही व्यवहारवाद, जिसे आचार परक या बिहेवियरलिज्म या आचरण परक कहते हैं, इसका विकास हुआ। 1960 के दशक के बाद इसका विकास हुआ, और व्यवहारवाद 1960 के एंड में चालू हो गया था। व्यवहारवाद का विकास मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के विरोध में हुआ। मुख्य जनक है विलियम किर्क। ये मानवीय गुणात्मक पहलुओं, मानव के व्यवहार, आदतें, सुख दुख, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, चरित्र आदि पर ध्यान देता है। व्यवहारवाद में J.K. राइट, सोनेनफील्ड, G.F. टी एंगरस्टैंड, बोल्डिंग आदि विद्वान थे। बोल्डिंग, डाउन्स, एलन प्रेड और सोनेनफील्ड के ये मॉडल है जो हम आगे देख भी चुके हैं और भी देख लेंगे। उसके बाद भूगोल में नवीन प्रवृत्तियाँ, ये हम आगे देखेंगे। जैसे भूगोल में और नवीन प्रवृत्तियाँ कौन सी थी, तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। पारितंत्र की संकल्पना एजी टांसले ने दी। मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना बेरोज ने दी। व्यवहारवाद विलियम किर्क। प्रत्यक्षवाद अगस्ट काम्टे। आदर्शवाद गुल्के। प्रत्यक्ष काम्टे मतलब काम्टे वो अगस्ट काम्टे प्रत्यक्ष रूप से देखता है। मानवतावाद, ये आपको पता तुआन है। प्रयोगवाद, प्रयोग पियर्स। असाधारणवाद मतलब जब हमारे खून में ब्लड जम जाते हैं तब असाधारण घटना होती है, मतलब हार्ट अटैक आ जाता है, तो असाधारणवाद ब्लड। उसके बाद अतिवाद ये पिछड़े वंचित महिला वर्ग आदि के अधिकारियों की बात करता है। इसमें अतिवाद में पीटने वाला JR पीट यहाँ के पीट JR पीट, और इसने पत्रिका निकाली थी एंटीपोड, और ये एंटीपोड अतिवाद संकल्पना से है जो क्लार्क विश्वविद्यालय से निकाली गई थी। भूगोल में चिंतन फलक पैराडाइम का विकास कुहन ने किया, TS कुहन, और भूगोल में मॉडल और प्रतिमानों का विकास चोरले हेगेट ने किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई थी। उसके बाद इनकी पुस्तकें जैसे चोरले बिटरेगेट की पुस्तकें मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन ज्योग्राफी, और पीटर हेगेट की अकेले की पुस्तकें जैसे ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और नवाचार प्रसारण सिद्धांत टी हेंगरस्टेड ने दिया, हेंगरपटांक दिया नवाचार सिद्धांतों को। इसके बाद भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियों को अब हम देखते हैं सही मतलब सही तरीके से देखा जाए तो भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियों में अब शुरुआत से हम देखेंगे वापस। जैसे भूगोल के विषय क्षेत्र एवं प्रकृति के में प्रारंभ से वर्तमान तक विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ। समय के साथ नई विचारधाराएं अधिक प्रभावी होती गई। इस प्रक्रिया को थॉमस कुहन, जो कौन था, चिंतन फलक के जनक है, प्रतिमान स्थानांतरण के रूप में प्रस्तुत किया। हेनरिक्सन ने इसका आलेखी रूप प्रस्तुत किया था, ग्राफिकल रूप प्रस्तुत किया था इस अवधारणा का। और वो कहते हैं कि जैसे पहला विचार आता है, फिर बाद में उसके दूसरे विचार उसी के साथ आ जाता है, बीच में संक्रमण काल होता है, और फिर बाद में पहला विचार हावी हो जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे पहला विचार प्रतिस्थापित होता है दूसरा विचार हावी हो जाता है। ये व्यवसायीकरण की अवस्था कहलाती है। भूगोल लंबे समय तक क्षेत्र वर्णनी विषय था, परंतु 20वीं शताब्दी में नूतन प्रवृत्ति आई। सर्वप्रथम 1940 के पश्चात मात्रात्मक क्रांति आई, जो 1960 तक। 1960 के बाद व्यवहारवाद आया। 1970 के बाद नई क्रांतियाँ एक साथ कई क्रांतियाँ कई विचार आए थे, उन्हीं को हमने नवीन क्रांतियाँ नाम दिया था। उसमें सामाजिक प्रासंगिक क्रांति,
अतिवादी, कल्याणकारी भूगोल, ये आई थी। पहला देखते हैं मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति प्रारंभ से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक भूगोल विषय की प्रकृति, स्थानिक भिन्नताओं की वर्णन की थी, जिस पर विद्वानों ने आपत्ति करते हुए वास्तविक विषय मानने से मना कर दिया। वास्तविक विषय मानने से मना करने में कांट पहले आपको बताया, कांटे वाला घर था, तो मानव का घर भूगोल उसी को कहते हैं। उसमें भूगोल एवं इतिहास को उसने अपवाद का विषय बता दिया। पहले कांटे बिछा रहा था, अब भूगोल एवं इतिहास को उसने अपवाद का विषय बता दिया। उसके बाद कोनाट ये बिल्कुल नट गया, मतलब मना कर दिया। इसने कहा कि ये पढ़ाने योग्य नहीं है। उसके बाद इन दोनों की बात मानी, चाहे कुछ भी मानो, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने भूगोल का अध्यापन ही बंद कर दिया। उसके बाद 1953 में शेपर ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स की पत्रिका एनल्स में एक लेख प्रकाशित किया, शीर्षक भूगोल में अपवादवाद, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। उसमें शेपर ने हार्टसॉन की पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि भूगोल की प्रकृति जो इडियोग्राफी है, जो केवल स्थानों की सूचना देने वाला विषय है, इसे अन्य प्राकृतिक विषयों की तरह नियमों व सिद्धांतों को मानने वाला तथा नोमोथेटिक बनाया जाना चाहिए। इसके समर्थन में कई विद्वान आए तथा सिद्धांत व मॉडल प्रस्तुत किए। कुछ समय बाद ही भूगोल स्थानों के वर्णन वाले विषय के स्थान पर सांख्यिकी विधियों का विषय बन गया। अब इसी बीच में आई थी प्रत्यक्षवाद क्रांति का आधार ही, मतलब मात्रात्मक क्रांति का आधार ये प्रत्यक्षवाद क्रांति ही थी, जिसका जनक थे अगस्ट काम्टे और अपनी पुस्तक थी पॉजिटिव फिलोसफी। ये क्या करते हैं, ये प्रत्यक्ष जो हम आम चीज़ देख सकते हैं, मूर्त जिसको हम छू सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ ज्ञान को ही सत्य मानते थे। भूगोल में तीव्र गति से सांख्यिकी विधियों एवं मॉडलों का प्रयोग किया जाने लगा और इस तीव्र परिवर्तन को बर्टन ने मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया। इसीलिए बर्टन को हम मात्रात्मक क्रांति का जनक कहते हैं। हालांकि कुछ सिद्धांत इससे पहले भी 1940 से पहले भी आ चुके थे, जिनमें थे वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, क्रिस्टोलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। 1960 तक आते आते इसका भी विरोध होने लग गया, क्योंकि इन सिद्धांतों व मॉडलों को मानवीय क्रियाओं के रूप में अनुपयोगी पाया गया। हार्वे पहले तो मात्रात्मक क्रांति का समर्थन किया, फिर बाद में ये इसको त्याग देते हैं, मतलब हार गया आदमी, मतलब मात्रात्मक क्रांति का इससे हार के त्याग देता है। उसके बाद डडले स्टाम्प ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कहा ये गृह युद्ध छिड़ गया और जिसको आप ये कंप्यूटर कह रहे हो ना, ये स्वर्ण बछड़े हैं। तो ये डडले स्टाम्प था, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता। इसके बाद हॉकिंग के अनुसार ये जुआ है। कौन सा जुआ है? तो प्रकृति के नियम प्रकृति द्वारा खेले गए पासे के समान जुआ है। प्रकृति के नियम प्रकृति द्वारा खेले गए पासे के समान जुआ है, ये प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित नहीं है। इस प्रकार इसका विरोध हुआ मात्रात्मक क्रांति का। और इसके बाद मात्रात्मक क्रांति की हम पुस्तकें देख लेते साथ का साथ ही। पहली पुस्तक है बर्टन की पुस्तक है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। क्योंकि मात्रात्मक क्रांति का जनक बर्टन था, तो मात्रात्मक क्रांति शब्द का प्रयोग इसने इसी पुस्तक में किया और इसी पुस्तक का नाम भी बीच में रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन के साथ थ्योरेटिकल, मतलब क्रांति भी थ्योरी के रूप में। फिर बाद में OH के स्पेट कहता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन ज्योग्राफी। स्पेट ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, ऑन द स्पॉट। OH के स्पेट ये कहता है क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए, वो ज्योग्राफी है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन ज्योग्राफी। बुंगे मात्रात्मक क्रांति की व्याख्या करता है, इसलिए इसकी पुस्तक है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी 1962 में, और ये अमेरिका से संबंधित था। हेगेट की पर्सनल पुस्तक है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस और लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी। इसके बाद हेगेट व चोरले की दोनों की सम्मिलित पुस्तक है, ये ब्रिटेन से थे। इनकी सम्मिलित पुस्तक है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन ज्योग्राफी, रिसेंट मॉडल्स इन ज्योग्राफी और फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफी। इसके बाद हैंगर स्टैंड, ये हैंगर पे टांग देता है, उसने पहले ही मैं बताया था, नवीन उसका कुछ था। तो प्रोसेस ज्योग्राफी। और इसके बाद टाइम एंड स्पेस ज्योग्राफी, ये टाइम का बहुत बाउंड था, स्पेस में जाता था, हैंगर स्टैंड टक जाता था। तो प्रोसेस होता था, टाइम लगता था, स्पेस मतलब प्रोसेस ज्योग्राफी, टाइम एंड स्पेस ज्योग्राफी, ये इसकी पुस्तकें थी। इसके बाद ग्रेगरी ये कहता है स्टैटिस्टिकल
मेथड इन जोग्राफर्स, ये ग्रेगरी कहता है कि भाई गुरी गुरी लो, स्टेटिस्टिकल मेथड अपनाओ और जोग्राफर बनो। तो स्टेटिस्टिकल मेथड एंड जोग्राफी। इसके बाद हार्वे, ये हार आ जोई, ये क्या कि पहले मात्रात्मक क्रांति अपनाई, उसके बाद एक्सेप्शनल दिया और एक्सेप्शनल इन जोग्राफी। कहते हैं एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्शनल इन जोग्राफी, एक्सप्लेनेशन इन जोग्राफी। हार्वे की पुस्तक एक्सप्लेनेशन देता है और कि मैं हार गया और मात्रात्मक क्रांति को छोड़ दी, तो एक्सप्लेनेशन इन जोग्राफी। और आगे देख लेते हैं मात्रात्मक क्रांति शब्द किसने दिया, ब्रिटन ने। मात्रात्मक क्रांति की व्याख्या बुंगे ने। मात्रात्मक क्रांति के जनक BJL बेरी। वैसे तो ब्रिटन है, लेकिन कहीं ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रख लेना। उसके बाद व्यवहारवाद का आधार क्या था, तो घटना क्रिया विज्ञान या संवृत्ति विज्ञान, फिनोमेनोलॉजी, ये व्यवहारवाद का आधार थी। मात्रात्मक क्रांति के विरोध में 1960 में अस्तित्ववाद में आई विचारधारा है मूल्य निरपेक्ष व वस्तुनिष्ठ ज्ञान की जगह। मूल्य निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की जगह ये कहता है कि अनुभव आधारित और आत्मनिष्ठ को महत्व देने लगे। उसके बाद मानव किसी नियम या सिद्धांत के बजाय अपने विवेक से कार्य करता है, ये बात बताते हैं। मानव किसी नियम या सिद्धांत के बजाय विवेक से कार्य करते हैं। उसके बाद वोलपोर्ट का उदाहरण देते हैं। वोलपोर्ट उदाहरण देते हैं कि स्वीडन के किसान अब संतोषी कृषि करते हैं। हर आदमी आर्थिक लाभ के लिए नहीं करता है, कुछ आदमी संतोष प्राप्त करने के लिए भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। तो स्वीडन के किसानों का वो उदाहरण देते हैं कि वहाँ पर संतोषी कृषि करते हैं। उसके बाद विलियम किर्क, व्यवहारवादी उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग करता कौन है, विलियम किर्क। इसीलिए विलियम किर्क को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। विभिन्न परिवेशों में रहने वाला मानव अपने चारों ओर के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से निर्णय लेता है, यही विलियम किर्क कहता है। पीटर गोल्ड है, मानसिक मानचित्र ही गोल्ड है। मेंटल मैप बनाओ तब जाके सोना मिलेगा। मेंटल मैप, मानसिक मानचित्रों की अवधारणा पीटर गोल्ड। एलेन पेड, ये पेड होता है ना, पेड वो जो अपने आईपैड है, इसके बाद इंक पैड है, इससे क्या है, एलेन पेड कहता है कि आपका आचरण कैसा है, इस पर मैट्रिक्स करेंगे हम। एलेन पेड आचरण परक मैट्रिक्स, बिहेवियरल मैट्रिक्स, व्यवहारिक सांचा, ये एक मॉडल देता है। उसके बाद व्यवहारवाद से संबंधित अन्य प्रमुख विद्वान विलियम किर्क, वालपोर्ट, पीटर गोल्ड, एलेन पेड। राइट वाइट कॉक्स गोलिज गुडी डकन सेवर। उसके बाद कॉक्स एवं गोलिज भी पुस्तक लिखते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम इन ज्योग्राफी। व्यवहारिक मॉडल भी कई विद्वानों दिए, पहले भी बता दिया, आगे भी और बताएंगे, यहाँ पर भी बताते थे। बोल्डिंग कहता है बॉन्ड बनाओ, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध बनाओ, बॉन्ड करो, ये कहता है मॉडल बनाता है, मानव पर्यावरण अंतर संबंध होगा। और ये डाउन्स ये गिरा देता है, ये कहता है पर्यावरण बोध मॉडल। और सोनेनफील्ड कहता है चारों तरफ से सोना ही सोना, चतुर्मुखी मॉडल। और इसके बाद एलेन पेड आचर परक मैट्रिक्स। भूगोल को व्यवहारिक विज्ञान के रूप में मानने वाला स्कूल कौन सा था, तो अमेरिकी स्कूल। ये व्यवहारवादी पर विशेष जोर दिया था अमेरिकी स्कूल के भूगोलवेताओं ने। उसके बाद सामाजिक क्रांति, भूगोल के क्षेत्र में 1970 के पश्चात सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित की होने लगा तथा समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव, पूंजीवादी आदि को नष्ट कर सभी को समान अधिकार दिलाने हेतु समाजवाद की बातें भूगोल में के क्षेत्र में होने लग गई। इस दिशा में प्रयास करने वाले लोग दो अलग अलग दड़ों में बट गए, दो अलग अलग मतों में विभाजित हो गए। उसमें कुछ तो थे अतिवादी, कुछ थे कल्याणपरक भूगोल से संबंधित। अतिवादी, आमूलवादी, मूलजवादी, तीव्र सुधारवादी, ये कहते हैं कि भाई भूगोल मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। भूगोल को मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसमें सबसे आगे मैंने पहले ही बताया था, पीट कर आगे आ जाता है तो रिचर्ड पीट ने अमेरिका के क्लार्क विश्वविद्यालय में 1969 में एंटीपोड प्रतिध्रुवस्थ नामक पत्रिका निकाली थी, अर्थात पूंजीवाद के विरुद्ध मुद्दे उठाए गए और पुस्तक लिखी रेडिकल ज्योग्राफी, और इसी को हम रेडिकलिज्म भी कहते हैं। बुंगे ने डेट्रॉइट में सोसाइटी फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ये इस संगठन का गठन किया था। हार्वे ये हार गया था, आपको पता है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें
अमेरिका की मलिन बस्तियों का उन्मूलन कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया था। ये हार्वे वही है जो मात्रात्मक क्रांति को पहले मानता है, फिर बाद में उसको हार कर छोड़ देता है और एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी मात्रात्मक क्रांति पर पुस्तक लिखता है। फिर बाद में आगे जाके ये सोशल जस्टिस एंड द सिटी नामक पुस्तक लिखता है, प्रकाशित करता है। उसके बाद कल्याणपरक भूगोल, ये समाज कल्याण, समानता, संसाधन वितरण, अच्छी बुरी बातें, ऐसी जो भी बातें आएगी वो कल्याणपरक भूगोल में आएगी। उग्र सुधारवाद के बजाय धीरे धीरे सुधार करने में ये विश्वास करते थे, अर्थात सभी का आर्थिक कल्याण करते हुए आर्थिक समानता का उद्देश्य इसमें रखा गया। स्मिथ कल्याणपरक भूगोल के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम इस विचार का विकास किया। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच, उसके बाद ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस देते हैं और वेलफेयर अप्रोच रखते हैं। पॉल नॉक्स सोशल वेलबींग ए स्पेशल पर्सपेक्टिव। उसके बाद मानवतावाद 1960 में मात्रात्मक व प्रत्यक्षवाद के विरोध। उसी के बाद आगे आती है मानवतावाद यू फू त्वान द्वारा विकसित किया गया स्पेस एंड प्लेस में, और 1990 के पश्चात भूगोल की विषय वस्तु में कई अन्य समस्याओं को भूगोल की विषय वस्तु में स्थान मिलने लगा, जैसे पर्यावरणीय मुद्दे, महिलाओं के अधिकार, विभिन्न आयु वर्ग जैसे बाल्य आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, किशोर आयु वर्ग, इनको भी भूगोल में स्थान मिलने लगा। उसके बाद एक आदमी फ्री बैठा था, फ्रीमैन, ये फ्री बैठा था। इसने 1861 से लेकर 1961 तक भूगोल की प्रवृत्ति में जो भी परिवर्तन हुए थे उनको संकलित किया और एक पुस्तक लिख दी, 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। फ्री बैठा था तो फ्रीमैन ने पुस्तक लिख दी और ये क्रमिक रूप से लिखी, 6 भागों में बांटा गया, ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति, शिक्षा प्रवृत्ति, औपनिवेशिक प्रवृत्ति, सामान्यकरण प्रवृत्ति, राजनीतिकरण प्रवृत्ति और विशेषीकरण प्रवृत्ति। भूगोल में तंत्र विश्लेषण, किसी भौगोलिक घटना को उसके सभी जुड़े हुए हिस्सों के साथ समझना कि कौन सा हिस्सा क्या कर रहा है, उसका असर क्या रहा, यही तंत्र विश्लेषण है। भूगोल के अलग अलग भागों का तत्वों का अध्ययन एक तंत्र सिस्टम के रूप में किया जाता है। भूगोल के तंत्र विश्लेषण का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में लुडविग जॉन बर्टालनफी ने किया। संबंधित अन्य विद्वान हेगेट, सोरले, केनेडी, जेम्स बेनेट, बीजेल, बेरी, स्टाडोट, हेंगरस्टैंड ये आदि भूगोल में तंत्र विश्लेषण से संबंधित थे। उसके बाद मेंटल मैप, मानसिक मानचित्र, आपको बताया मैंने गोल्ड वाला बताया था, पीटर गोल्ड, आर वाइट और लिंच ने ये इस अवधारणा का विकास किया था और इनसे संबंधित अन्य मॉडल, व्यवहारवाद से संबंधित मॉडल है ये। और उसके बाद मानसिक मानचित्र में क्या पुस्तकें हैं तो ये देखते हैं। डाउन्स लिखता है ज्योग्राफिक स्पेस परसेप्शन, भौगोलिक स्थान बोध, लोग अपने चारों ओर के भौगोलिक स्थान को कैसे महसूस करते हैं और दिमाग में उसे कैसे रखते हैं, ये बातें इसमें लिखी गई। प्रत्येक व्यक्ति एक ही जगह को अलग अलग तरीके से देखता और समझता है। उसके बाद गोल्ड एंड वाइट मानसिक मानचित्र, गोल्ड एंड वाइट मानसिक मानचित्र की अवधारणा दी। स्टी कहता है कि मस्तिष्क में मानचित्र, और अगला देखते हैं मानसिक मानचित्र अध्ययनों को आचार या व्यवहारवाद भूगोल द्वारा प्रोत्साहित किया गया। मानसिक मानचित्र से संबंधित प्रमुख मॉडल बोल्डिंग मानव पर्यावरण संबंध मॉडल 1956 में आया था। इसने ये कहता है कि पहले पर्यावरण में प्रतिबोधन यानी इमेज विकसित होती है, उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है और यही आपस में चलता रहता है और इसी से उसको प्रतिपुष्टि मिलती है। फिर से पर्यावरण में जाता है, फिर से इमेज बनती है, फिर से पर्यावरण के साथ इंटरक्रिया करता है, फिर से इमेज, फिर से व्यवहार करता है और ये से इंटरेक्शन चलता रहता है। उसके बाद डाउन्स कहता है कि पर्यावरण उपलब्धि व आचरण मॉडल, ये कहता है कि वास्तविक दुनिया से सूचना प्राप्त करता है, सूचना प्राप्त कर ग्रहण करता है, बोध ग्राही करता है और फिर बाद में उसमें फिल्टर करता है, अपने काम मूल्य वाली चीज़ों को रखता है, मूल्य प्रणाली अपनाता है, फिर बाद में इमेज बनती है, इमेज के बाद वो निर्णय लेता है, उसी निर्णय के अनुसार वो व्यवहार करता है और उसी के अनुसार वो वास्तविक दुनिया में निवास करता है। उसके बाद सोनेनफील्ड का चतुर्मुखी वातावरण मॉडल, संघ केंद्रीय मॉडल भी कहते हैं इसको। ये कहता है कि अंदर मानवीय विचार होता है, फिर बाद में उसके बाहरी वातावरण में अनुग्रहित वातावरण, उसके बाद कार्य वातावरण, उसके बाद उसका भौगोलिक वातावरण। और एक चीज़ है देख लेते हैं द्वैतवाद, ये वैसे सिलेबस में नहीं है फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके जनक है वारेनियस, उनकी पुस्तक है जोग्राफिया जनरलिस और इन्होंने 2 भूगोल का विकास किया, क्रमबद्ध और विशिष्ट।
इसी को इन्होंने क्रमबद्ध को इन्होंने सामान्य कहा और विशिष्ट भूगोल, ये दो भूगोल को दो भागों में बांट कर बताया। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत में भूगोल का विकास। भारत में भूगोल का विकास पौराणिक ग्रंथों में ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि कृत रामायण में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। ये लगभग मार्च से शुरू होती है और इधर चैत्र से। इसमें देखते हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इसमें 6 ऋतु है। ऋग्वेद में 5 है, उनमें शिशिर नहीं थी। उसके बाद आर्यभट्ट ने 2 सिद्धांत दिए थे, ज्योतिष सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत। पुस्तक में सूर्य सिद्धांत पुस्तक में पहली बार भूगोल, ये भूगोल है मतलब पृथ्वी गोल है, वो वाला शब्द काम में लिया था, यहाँ पर ज्योग्राफी काम में नहीं लिया था। उसके बाद भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी व अन्य ग्रहों के साथ संबंध स्थापित बताया था। पुराणों में भूकंप का उल्लेख की भी जानकारी मिलती है। पुराणों में ही भूकंप उल्लेख की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। पौराणिक ग्रंथों में 7 द्वीपों का उल्लेख है, जिसमें जम्बू, कुश, क्रौंच, फ्लक्स, सालमली, पुष्कर और शक ये प्रमुख थे। उसके बाद स्नातक स्तर पर प्रथम बार भूगोल का अध्ययन लाहौर विश्वविद्यालय के तहत पंजाब विश्वविद्यालय के दिन लाहौर कॉलेज में शुरू हुआ था और स्नातकोत्तर स्तर पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में। और भारत में भूगोल के विकास में विशेष योगदान डडले स्टाम्प का रहा। पीजी स्तर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भूगोल विभाग की स्थापना, इसमें इबादुर रहमान खान, इसके बाद ताहिर रिजवी, एसएम अली और इसके बाद मोहम्मद शफी ये प्रमुख थे, आदि भूगोलवेत्ता थे। और इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कृषि भूगोल का विकास हुआ और उसी के साथ औद्योगिक भूगोल का भी विकास यहीं से माना जाता है। एसएम अली, सैयद मोहम्मद अली ये अलीगढ़ से एमपी के सागर विश्वविद्यालय में गए थे और इनकी पुस्तक थी ज्योग्राफी ऑफ पुराणाज, मतलब पुराणों का भूगोल। मोहम्मद शफी कृषि भूगोल पर इन्होंने विशेष कार्य किया। भारत में प्रथम कृषि भूगोल का अध्ययन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डडले स्टाम्प ब्रिटेन, इनके नेतृत्व में इन्होंने शोध कार्य किया। डडले स्टाम्प ने ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर कार्य किया था और स्टाम्प ने इन्हीं के निर्देशन में यूपी में लैंड यूटिलाइजेशन इन वेस्टर्न यूपी पर शोध किया था। कोलकाता विश्वविद्यालय में एसपी चटर्जी ने भूगोल विभाग की स्थापना की थी। एसपी चटर्जी डी मार्टोनी फ्रांसीसी के नेतृत्व में मेघालय पठार पर शोध किया और इसी को इन्होंने नाम दिया मेघ का घर मेघालय, और कोलकाता को आर्थिक प्रदेशों में भी बांटा एसपी चटर्जी ने। एसपी चटर्जी 1956 में नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और इसी का नाम आगे चलकर नेटमो हो गया था, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन। अन्य भूगोलवेत्ता थे यहाँ पर कानन दास बागची, जिनकी पुस्तक थी द गंगा डेल्टा। उसके बाद वाराणसी विश्वविद्यालय छिब्बर सिंह भूगोल विभाग की स्थापना, ज्योग्राफी ऑफ ब्रह्माज, और इसके बाद वाराणसी में ही RL सिंह थे, रामलोचन सिंह, इन्होंने नगरीय भूगोल पर विशेष कार्य किया। और बनारस ए स्टडी इन अर्बन ज्योग्राफी पुस्तक लिखी और एक पुस्तक थी रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। RL सिंह व छिब्बर सिंह ये फिर से डडले स्टाम्प के निर्देशन में कार्य करेंगे और कोलकाता वाले डी मार्टोनी फ्रांसीसी के नेतृत्व में कार्य करेंगे और अलीगढ़ वाले फिर से डडले स्टाम्प के नेतृत्व में। इसके बाद देखते इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यहाँ पर थे दुबे जी, RN दुबे, डी मार्टोनी के नेतृत्व में फिर से फ्रांस वाले के, और ये पुस्तक लिखते इलाहाबाद वाले पुस्तक लिखते इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल ज्योग्राफी RN दुबे। मद्रास विश्वविद्यालय में जॉर्ज कुरियन को श्रेय जाता है भूगोल के विकास को में। और पटना विश्वविद्यालय में SM चटर्जी, वो SP चटर्जी थे कोलकाता वाले, यहाँ पर SM चटर्जी और P दयाल। पंजाब विश्वविद्यालय में GN घोषाल, और ये त्रिवार्ता के निर्देशन में शोध कार्य किया था इन्होंने GN घोषाल ने, और जनसंख्या भूगोल पर इन्होंने विशेष कार्य किया था। राजस्थान विश्वविद्यालय में इंद्रपाल थे, जिन्होंने भूगोल को विशेष योगदान दिया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय में मुनीश रजा और प्रकाश राव वो है जो कलकत्ता के नगर प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, और मुनीश रजा का भी है, वो आगे आएगा तो देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं मुंबई में CD देशपांडे। उसके बाद देखते हैं भूगोल संस्थाओं व पत्र पत्रिकाओं के
रूप में। इनके कौन सी संस्था ने कौन सा पत्र निकाला, इसको हम सामान्य सरल भाषा में देखते हैं। जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, ये पत्र निकालते थे कोलकाता जियोग्राफिकल रिव्यू। फिर बाद में इसका नाम चेंज हुआ जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिया नाम चेंज हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर पुस्तक जो पत्र निकलता था उसका नाम भी हो गया जियोग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया। उसके बाद नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाराणसी, वाराणसी से पत्र निकलता था नेशनल जियोग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया। इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी मद्रास, इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी मद्रास, इसके यहाँ से पत्र हैं इंडियन जियोग्राफिकल जर्नल। एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पत्र है द जियोग्राफर। दक्कन जियोग्राफिकल सोसाइटी दक्कन हैदराबाद से, यहाँ पर 2 पत्रिका है, डेक्कन जियोग्राफिकल जर्नल, डेक्कन जियोग्राफर। फिर बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी पुणे, यहाँ पर पुणे से निकलते हैं ट्रांजेक्शन ऑफ IIG इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी। और मध्य भारत में ग्लोब आ जाएगा, ये भोपाल से संबंधित है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स ऑफ इंडिया, ये दिल्ली, यहाँ नेगी से एनाल्स ऑफ नेगी नामक पत्र निकलता है। PY प्राचीन भूगोलवेताओं द्वारा प्रमुख देशांतर का निर्धारण उज्जैन, श्रीलंका और मेरू पर्वत से माना है। और 1926 में इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी चेन्नई। और भारत में भूगोल के विकास में ये क्रमांक देख लेते हैं। 1937 में दिल्ली में मानचित्र सर्वेक्षण सम्मेलन ब्रिटिश भारत के तहत, 1950 से 1970 में भारत में भूगोल का सृजनात्मक विश्लेषणात्मक काल रहा। 1953 में नेटमो की स्थापना का प्रस्ताव नेहरू जी के पास SP चटर्जी लेके गए थे। 1956 में अलीगढ़ में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ज्योग्राफी से संबंधित। 1956 में NAO की स्थापना कलकत्ता में कर दी गई। 1978 में इसका नाम नेटमो कर दिया गया। 1964 से 68 तक अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के अध्यक्ष भारत के व्यक्ति SP चटर्जी रहे। 1968 में ये लास्ट वर्ष था, तब दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग भूगोल कार्यशाला का गठन यहाँ पर आयोजन किया गया और अध्यक्ष थे SP चटर्जी। 1979 में नेगी की स्थापना की गई, नेशनल एसोसिएशन जियोग्राफर्स ऑफ इंडिया। और 5 से 7 फरवरी 2016 को 5वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगोल की संगोष्ठी हुई थी भागीरथ मल विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ये हो गया भारत के भूगोल का विकास।